बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इन्वेंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने जो इन्वेंट्रीज के बारे में पढ़ा है वो हमने ये देखा है कि जब इन्वेंट्री परचेज की जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और हमने दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखा है, सेलर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी देखा है, परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी देखा है। ठीक है, अच्छा, आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ मजीद इसकी डिटेल में। ठीक है, अभी तक तो हमने ये देखा था कि हमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि इन्वेंट्री कॉस्टिंग रुपीज सो एंड सो वाज सोल्ड फॉर रुपीज सो एंड सो। ठीक है, इस तरह से हमें जो है इंफॉर्मेशन दी हुई होती है और हमें उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी होती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इन्वेंट्रीज के बारे में, और सबसे पहले ये बात करेंगे कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अज्यूमिंग कि हमारा एक ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है, जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, गुड्स खरीदते हैं और बेच देते हैं। ठीक है, यानी ट्रेडिंग कर रहे हैं। अभी हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं करी है, हम कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हैं, अभी हम सिंपल गुड्स खरीदते हैं और उनको बेच देते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियो में अगर मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री किन किन चीजों से मिलके बनेगी। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। देखें, सबसे पहले तो मेरे पास अगर आप ये देखें तो सबसे पहले तो परचेज प्राइस आ गई, वो प्राइस जो मैं सेलर को पे करता हूं इन्वेंट्री के अगेंस्ट। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आउट ऑफ द कंट्री जो है इन्वेंट्री परचेज करता हूं तो उस केस में इंपोर्ट ड्यूटी आ जाएगी। अभी हमने इस तरह का कोई केस देखा नहीं है, हम सिंपली सेम कंट्री के अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं, वहीं पे परचेज करते हैं तो कोई इंपोर्ट ड्यूटी आती नहीं है। लेकिन अगर इन केस हम ये सिनेरियो देखें जिसमें हमें इन्वेंट्री बाहर से परचेज करनी पड़े, यानी कि आउट ऑफ कंट्री परचेज करनी पड़े, तो वहां पे फिर इंपोर्ट ड्यूटी भी आएगी, और इंपोर्ट ड्यूटीज जो होती हैं वो नॉर्मली इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बन जाती हैं। ठीक है, तो ये भी हमने आगे जाके हम इसको इंपोर्ट ड्यूटीज को देखेंगे। अच्छा, इसके बाद आती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अभी तक हमने ऐसा कोई सिनेरियो देखा नहीं था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, हमने जो भी जितनी भी अकाउंटिंग अभी पढ़ी है, हमने किसी क्वेश्चन में किसी सिनेरियो में हमने ये नहीं देखा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कोई हैंडलिंग कॉस्ट है, कोई अनलोडिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम आज एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और हैंडलिंग चार्जेस, इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज थी जो कि हमने देखा था डिस्काउंट्स के बारे में, और हमने ये देखा था डिस्काउंट की ट्रीटमेंट क्या होती है। तो हमने परचेजर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया था कि डिस्काउंट की क्या ट्रीटमेंट होती है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देख लिया था कि डिस्काउंट की क्या ट्रीटमेंट होती है। मैं फिर रिकॉल करा दूं आपको कि जो डिस्काउंट होता है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, उसको डिडक्ट कर दिया जाता है इन्वेंट्री की कॉस्ट से, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। जैसे आपको याद होगा कि हमने एक अकाउंटिंग एंट्री पढ़ी थी कि उसमें कैश डिस्काउंट उसको दिया गया था परचेजर को अर्ली पेमेंट के ऊपर, और उसने वो अवेल कर लिया था। तो जब उसको डिस्काउंट मिला था तो उसने उसकी एंट्री की थी कि इन्वेंट्रीज को उसने क्रेडिट कर दिया था और अकाउंट्स पेएबल को उसने डेबिट कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दिया हुआ है जिसमें हमने ये ट्रांजैक्शंस पढ़ी हैं, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो हमारी ये सामने एग्जांपल है, इसमें देखें परचेज प्राइस आ गई मेरे पास, अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटी है तो वो मैं ऐड कर दूंगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है कि नॉर्मली सेलर की लोकेशन से इन्वेंट्री को ट्रांसपोर्ट करके बायर की लोकेशन पे पहुंचाना, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा, हैंडलिंग चार्जेस या लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ये होते हैं कि जब भी इन्वेंट्री परचेज की जाती है तो फिर जाहिर है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी ट्रक के ऊपर या किसी व्हीकल के ऊपर लोड करना होता है, तो उसको हैंडल करने के लिए या उसको लोड अनलोड करने के लिए कुछ
कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, कोई लेबर चार्जेस देने पड़ते हैं, तो ये सारे होते हैं हैंडलिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। तो ये भी जो होते हैं इन्वेंट्री खरीदने में, ये भी इनकर होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस भी। तो इन सारे एक्सपेंसेस को भी मैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल करूंगा। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, इसमें आप ये समझ लें कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफाइन करते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट को परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस एनी हैंडलिंग कॉस्ट लेस एनी डिस्काउंट्स। ओके, तो इस तरह से इन्वेंट्री की कॉस्ट बनती है। अभी तक तो हमने ये देखा था कि हमें इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट दी हुई होती है कि ये इन्वेंट्री की कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन उसके डिटेल में अगर जाएं तो पता चलेगा कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो मिलके इन्वेंट्री की कॉस्ट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखेंगे कि जो ये ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि सेलर सेल कर रहा है इन्वेंट्री, बायर परचेज कर रहा है, तो इसकी कुछ डिटेल में जाते हैं इन ट्रांजैक्शंस की, और ये देखते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जब मैं बात करता हूं तो सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये सेलर की जिम्मेदारी है, क्या ये बायर की जिम्मेदारी है? तो इससे रिलेटेड आज डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो भी ये बिजनेस पूरी दुनिया में जिस तरह से बिजनेस होता है, उसमें एक सेलर है, एक बायर है, तो अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो डिफाइंड हैं, और वो डिफाइंड हैं और वो ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं। उसमें ये पता चलता है कि अगर उन टर्म्स को आप समझ लें कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया है, ठीक है, और उन टर्म्स के कुछ नाम हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो उन टर्म्स के तहत उसमें ये डिफाइन, उनको ग्लोबली डिफाइन कर दिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि अगर ये टर्म होगी तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसकी जिम्मेदारी है, और सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हर टर्म के अंदर ये डिफाइन कर दिया गया है। अच्छा, अब इन टर्म्स को कलेक्टिवली कहा जाता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों डिफाइन की गई हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म है इनको टर्म्स। आपने ये लफ्ज सुना होगा इनको टर्म्स, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं और ये क्यों किया जाता है। देखिए, जब बायर और सेलर आपस में बिजनेस करते हैं, ठीक है, अब उसमें ये होता है कि उनकी कुछ टर्म्स होती हैं, उनको ये, जब सेलर ने सेल किया गुड्स, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर डिलीवरी हो गई गुड्स की बायर को, और जो गुड्स हैं उसकी ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई। ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर सेलर है और सेलर ने गुड्स बायर ट्रांसपोर्टर को डिलीवर कर दी कि ये बायर को डिलीवर कर दो, तो अब अगर गुड्स आ रही हैं और उसको डिलीवर करने में एक दिन लग रहा है, फॉर एग्जांपल सेलर जो है किसी दूसरे सिटी में है, बायर किसी दूसरे सिटी में है, वहां से गुड्स अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो जो कैरियर ऑफ गुड्स है, यानी कि जो व्हीकल ट्रक वाला होगा या कोई लॉरी जिसके पास होगी, उसको डिलीवर कर दी गई। अब किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये डिटरमिन किया जाएगा कि ये गुड्स जो हैं वो बायर को डिलीवर हो गई, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए गए हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स या इनको टर्म्स। इससे ये डिटरमिन होता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर गुड्स की ओनरशिप या टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो गया सेलर से बायर को। और इन दूसरी चीज इससे ये डिफाइन की जाती है कि सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ट्रांजैक्शन में, और बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो इन टर्म्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो है इनको टर्म्स। यहां पे आपको ये नजर आ रहा है, इनको टर्म्स कहते हैं इसको। और इनको टर्म्स जो होती हैं वो डिफरेंट तरीके से डिफाइन की गई हैं, और
मैं आज आपको दो इनको टर्म्स जो हैं वो बताऊंगा, ठीक है, और उसका मतलब क्या है ये बताऊंगा, और उसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है सेलर से बायर को गुड्स की ये बताऊंगा आपको, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बायर और सेलर की क्या होती है ये आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बात वही कि मेन क्वेश्चन ये है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब जो इनको टर्म्स हैं हमारे, कभी कभी ऐसा होता है कि बायर और सेलर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ गुड्स परचेज करने का, और उन्होंने कहा कि ये जो प्राइस हम कोट कर रहे हैं ये है एक्स फैक्ट्री या एक्स वर्क्स। देखिए, इसको डिनोट किया जाता है एक्स वर्क्स या एक्स फैक्ट्री, ये इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पे अगर कभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए सेलर और बायर के दरमियान, तो इसका मतलब है यहां पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो गुड्स को अवेलेबल कर दे, एंड ही नीड्स टू मेक द गुड्स अवेलेबल एंड दे नीड्स टू बी रेडी टू पिक। यानी कि बस सेलर की लोकेशन पे से गुड्स को पिक करना है, अब उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की, उसकी हैंडलिंग की, सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। बायर अपना कोई ट्रांसपोर्टर हायर करे और उससे कहे कि तुम सेलर की फैक्ट्री में जाके या सेलर के वेयर हाउस में जाके ये गुड्स अवेलेबल हैं वहां से पिक कर लो, ठीक है। तो जैसे ही गुड्स बायर का रिप्रेजेंटेटिव या बायर खुद पिक कर लेगा, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि जो गुड्स की ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफर हो गई, ठीक है। जैसे ही बायर ने सेलर के गोडाउन से या सेलर की फैक्ट्री से कहीं से भी जो भी सेलर लोकेशन बताएगा जहां पे उसकी गुड्स रखी हैं, वहां से जैसे ही बायर ने या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने वो गुड्स पिक कर ली, उसका मतलब है कि गुड्स डिलीवर हो गई। अब वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सेलर का काम खत्म, ठीक है। तो जो इस तरह की टर्म्स होती हैं एक्स वर्क्स या एक्स फैक्ट्री, उसमें जो होता है सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो गुड्स डिलीवर करेगा। हाँ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेलर विल मेक द गुड्स अवेलेबल एट इट्स प्लेस दैट नीड्स टू बी रेडी टू बी picked, and once buyer picks the goods through its transporter, the ownership of goods will transfer to the buyer immediately, okay, and buyer will bear all the expenses of transportation and handling etc, whatever the case may be, okay। तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अब उसके बाद सारी कॉस्ट बायर ने बेयर करनी है, सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बायर को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। तो इस तरह की जो भी टर्म्स होती हैं डिलीवरी की, वो एक्स वर्क्स कहलाती हैं, और एक्स वर्क्स में मैंने आपको बता दिया कि सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अच्छा, यहां एक और टर्म यूज होती है, उसे कहा जाता है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड या डीडीपी। अब डीडीपी का मतलब होता है कि डीडीपी में होता यह है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें सेलर के साथ गुड्स परचेज करने का, तो उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है कि सेलर जो है विल डिलीवर द गुड्स एट बायर्स डोर स्टेप। यानी कि बायर ने कुछ नहीं करना, सेलर की फैक्ट्री है, सेलर के पास गुड्स हैं, वो सेलर एक ट्रांसपोर्टर अरेंज करेगा, उस ट्रांसपोर्टर के ऊपर जो है वो गुड्स जो है वो लोड करवाएगा, और वो बायर की बताई हुई डेजिग्नेट की हुई लोकेशन के ऊपर गुड्स को डिलीवर करेगा, उनकी सेफ जो है अनलोडिंग कराएगा और बायर को डिलीवर करेगा। तो सारी कॉस्ट वहां पे जो है ये ट्रांसपोर्टेशन की, हैंडलिंग की, सब चीजों की कॉस्ट सेलर जो है वो बेयर करेगा, बायर बेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब इस सिनेरियो में जो गुड्स की ओनरशिप है वो ट्रांसफर होती है बायर को उस वक्त जब सेलर ये गुड्स डिलीवर करता है बायर की लोकेशन पे, ठीक है। उससे पहले ड्यूरिंग द ट्रांजिट अगर गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है किसी ट्रक के थ्रू, तो अगर उसमें 1 दिन लग रहा है तो वो उस वक्त
बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी कि आप फॉर एग्जांपल अगर ये सोचें कि सेलर ने गुड्स जो है लोड करा के जो है ना जो है चली गई हैं गुड्स, और जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, इन प्रोसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन में, और अभी बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गुड्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं, तो उसमें बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, क्योंकि अभी तक गुड्स की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है। तो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं उसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है डिलीवर करने की, और डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप उस वक्त कंसीडर किया जाएगा जब बायर की बताई हुई लोकेशन पे गुड्स डिलीवर करेगा सेलर, और उसमें सारे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, हैंडलिंग कॉस्ट, जो भी एक्सपेंसेस है वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं उसको डिलीवर्ड ड्यूटी पेड कहते हैं, यानी डीडीपी, उसको डीडीपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं ये ग्लोबली एक्सेप्टेड टर्म्स है, आपको कहीं भी दुनिया में ये टर्म्स नजर आएंगी तो इसका मतलब यही है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अच्छा कुछ अकाउंटिंग की बुक्स में ये जो टर्म्स हैं डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, उसको कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ये FOB, फ्री ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन, इस तरह से भी इसको डिनोट किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनली जो है ना, तो इंटरनेशनली इसको डीडीपी के तौर पर डिनोट किया जाता है। और जो ये एक्स वर्क्स हमने पढ़ी, एक्स फैक्ट्री, इसको कभी कभी फ्री ऑन बोर्ड एट शिपिंग पॉइंट, ये भी आपको कहीं बुक्स में लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन जो इंटरनेशनली है वो इसको EXW या एक्स वर्क्स या एक्स फैक्ट्री इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो हम यही दो टर्म्स यूज करेंगे अभी। अब चल के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, सेलर की बुक्स में भी और बायर की बुक्स में भी। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन जो हमें दी हुई है वो ये है कि ABC कंपनी सोल्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹50,000 for ₹120,000 for credit of 30 days to B company with delivery terms X works। अब ये देखिए यहाँ पे delivery terms है X works। However, ABC company agrees to prepay the transportation cost। Transportation cost of ₹10,000 is incurred। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें जब भी X works होता है तो X works में जो है ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मैंने आपको बताया कि वो बायर की होती है, सेलर की सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गुड्स अवेलेबल कर दे एंड रेडी टू बी पिक्ड, दैट नीड्स टू बी रेडी टू बी पिक्ड बाय द बायर। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में हमें बताया जा रहा है कि ABC अग्रीज टू प्री पे द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो टर्म्स हैं वो एक्स वर्क्स हैं, लेकिन पेमेंट जो है ना ABC कर देगा और वो ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी है बायर ने, लेकिन जस्ट टू फैसिलिटेट द बायर ABC कंपनी अग्रीज टू प्रीपे द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इट विल अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर द बायर। ठीक है, अच्छा अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अकाउंटिंग एंट्री ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, जो सेलर है ABC कंपनी उसने सेल करी है, अकाउंट रिसीवेबल वो डेबिट कर देगा। अच्छा अब ये देखें सेल उसने करी है, पहले मैं आपको सेल्स का बता दूं। देखें सेल उसने करी है 120,000 की, तो 120,000 से सेल्स को उसने क्रेडिट कर दिया। ये देखें आप 120,000 सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अच्छा लेकिन साथ साथ उसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इनकर की है 10,000 की, तो वो उसने कहा है कि मैं प्री पे कर रहा हूं उसको, तो वो पे तो कर देगा। जब पे करेगा तो अब बैंक को अपनी बुक्स में से क्रेडिट कर देगा क्योंकि उसने पेमेंट करी है 10,000 की ट्रांसपोर्टर को। लेकिन ये एक्सपेंस जो है सेलर का एक्सपेंस नहीं है बल्कि ये बायर का एक्सपेंस है। तो क्या करेगा वो ये पैसा 10,000 का अमाउंट रिसीव करेगा बायर से, क्योंकि ये बायर की कॉस्ट है, ये उसकी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि टर्म्स जो थी वो एक्स वर्क्स थी। ठीक है, तो अब आप देखें कि अकाउंट रिसीवेबल उसने डेबिट किया है 130,000 से, जिसमें कि सेल्स 120,000 प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसने प्री पे की है वो 10,000 शामिल है। ठीक है, तो ये सेल्स की एंट्री करेगा वो। अच्छा, और साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री जैसे हमने सीखी हुई है कि हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट कर देते हैं और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये एंट्रीज होंगी सेलर की बुक्स में। अच्छा अब जब ये इन्वेंट्री बायर के पास आएगी तो बायर जो है अपनी बुक्स में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेगा
देखें, अब याद करें कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहां पे जो बायर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेगा वो 120,000 तो उसकी परचेज प्राइस है, प्लस 10,000 जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो उसने पे करनी है सेलर को, तो वो शामिल करेगा इन्वेंट्री कॉस्ट में। और देखें अकाउंट्स पेबल जो है वो उसने 120 के बजाय 130 से क्रेडिट किया है, क्योंकि उसकी लायबिलिटी है, उसने जो परचेज प्राइस है वो भी पे करनी है, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो पे करनी है। ठीक है, तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन गई। ठीक है, तो ये एक्स वर्क्स में ये होता है। मैं आपको बताना चाहता था कि एक्स वर्क्स में किस तरह से होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सेलर बोले कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ना बायर ही करे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सेलर अपने पास सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड करेगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड करेगा, वही 120,000 से सेल्स रिकॉर्ड करेगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो सेम है। तो ये जो 10,000 है ये फिर बायर सारी अरेंजमेंट करेगा, बायर किसी ट्रांसपोर्टर को हायर करेगा, उसको 10,000 देगा और उससे जो है ये इन्वेंट्री जो है ट्रांसपोर्ट करके अपने पास लेकर आएगा और फिर यही 10,000 अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल भी करेगा और उसको वो पेमेंट कर देगा, चाहे बैंक के थ्रू करे चाहे अकाउंट्स पेबल के थ्रू करे। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि एक्स वर्क जब भी होता है बायर की बुक्स में आप देख लें कि क्या ट्रीटमेंट हो रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। ठीक है, ये पहली ट्रांजैक्शन थी हमारी। अच्छा, अब दूसरी ट्रांजैक्शन जो है हमारी वो ये है, ABC company sold inventory costing rupees 60,000 for rupees 140,000 on credit of 30 days to B company with delivery terms DDP। अच्छा, अब यहाँ पे डिलीवरी टर्म्स जो हैं वो DDP है, डिलीवर ड्यूटी पेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 15,000 इज इनकर्ड। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर हुई है 15,000 की। ठीक है, अब डिलीवर्ड ड्यूटी पेड में मैंने आपको बताया है कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है कि वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके बायर की बताई हुई लोकेशन पे डिलीवर करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं कि अकाउंटिंग दोनों की बुक्स में कैसे होती है। देखें, सबसे पहले तो सेल्स की एंट्री कर ली हमने सेलर की बुक्स में, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया 140,000 से, सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया 140,000 से। ठीक है, ये सेल्स हमारी रिकॉर्ड हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास कॉस्ट हमें मालूम है, जो सेलर के पास जो सेलर की कॉस्ट है वो हमें मालूम है, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट कर दी, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो डिलीवरी चार्जेस हैं, क्योंकि डीडीपी टर्म्स हैं और डिलीवरी चार्जेस सब सेलर ने इनकर करने, तो क्या करेगा, देखें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो हैंडलिंग चार्जेस हैं वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें अब ये क्या करेगा, ये सेलर का एक्सपेंस है, तो इसने क्या किया, डिलीवरी चार्जेस को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट कर दिया और ये जो भी ट्रांसपोर्टर इसने अरेंज किया वो उसको पे कर दिया इसमें। ठीक है, अब इस केस में बायर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बायर की बुक्स में एंट्री होगी 140,000 से इन्वेंट्री डेबिट होगी और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहां बायर की बुक्स में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि टर्म्स जो एग्री की हैं वो डीडीपी टर्म्स एग्री की हैं, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता इस केस में ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग, ये सब सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बायर सिर्फ सेलर को वो पे करेगा जो उसके इनवॉइस प्राइस जो सेलर उसको बिल करेगा वो ही उसको पे करेगा। अच्छा, अब ये अलग बात है कि जब इस तरह की अरेंजमेंट होती है तो जाहिर है सेलर क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर रहा है तो वो हो सकता है अपनी जो प्राइस कोट करे उसी में थोड़ा अमाउंट ट्रांसपोर्टेशन का और हैंडलिंग का बिल्ट इन कर दे और वो एक हायर प्राइस पे सेल कर दे। ठीक है, लेकिन बायर को पता नहीं चलता इस ये बात का, बायर यही समझता है कि ये उसकी बिल प्राइस जो है वही उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट है और वो उसको सिंपली इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लेता है और उसको नहीं पता होता कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन के और हैंडलिंग के कितने चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये फर्क है। और सेलर की बुक्स में ये अलग रिकॉर्ड होते हैं क्योंकि ये डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, ये सेपरेट रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये कोई इसकी सेल्स का पार्ट नहीं है, ये कोई इसकी अकाउंट रिसीवेबल का पार्ट नहीं है, ये एज एन एक्सपेंस, ये डिलीवरी चार्जेस जो है ये एक्सपेंस है,
तो एज एन एक्सपेंस ये रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट होती है इन दोनों कंडीशंस में, चाहे आप एक्स वर्क आपको मैंने बताया और मैंने आपको डीडी भी बताया, तो आपको फर्क समझ में आ जाना चाहिए। हम कुछ मजीद एग्जाम्पल्स करेंगे इन टर्म्स को यूज करते हुए आगे चल के, जैसे जैसे हम इसको सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इन्वेंट्री को मजीद डिटेल में। तो ये आज हमने देख लिया कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है बुक्स में, सेलर की भी और बायर की भी। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।